नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे। इकोलॉजी में है चैप्टर हम लोगों के एनसीईआरटी में 12 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसी को हम लोग शुरू करते हैं इकोलॉजी में। और पढ़ने से पहले हम लोग जरा देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। सामान्य जानकारी के लिए इकोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमको पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पहले इकोलॉजी देखते हैं कि इकोलॉजी को जो डिफिनीशन दी गई है कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है? इट इज द रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी जो स्टडी कराती है कि इसमें एमंग ऑर्गेनिज्म, एमंग प्लूरल है और बिटवीन टू के लिए है कि विभिन्न सारे ऑर्गेनिज्म के बीच इंटर रिलेशन क्या है और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटर रिलेशन है। दो तरह के इंटर रिलेशन इसमें पढ़े जाते हैं इकोलॉजी में। एक तो जीवधारियों के जीवों के बीच में क्या आपस में रिलेशन है या इंटरेक्शन है या इंटर रिलेशनशिप है। एक दूसरा ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन या इंटरेक्शन होता है। ये दो तरह के इंटरेक्शन पढ़े जाते हैं, अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इसको क्या कहेंगे हम? इकोलॉजी, स्टडी बिटवीन द अमंग द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले, इकोलॉजी इज बिलीव टू बी हैव बीन क्वाइंड बाय द अर्नेस्ट हक्कल। एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, अर्नेस्ट हक्कल। इन 1869 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया। कभी कभी पूछा जाता है कि इकोलॉजी सबसे पहले अर्नेस्ट हक्कल, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया। और एक और वैज्ञानिक का नाम हम लोगों को याद रखने की जरूरत है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बुल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हैम्बुल्ट, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी की स्टडी की और फादर ऑफ इकोलॉजी इनको कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बेट, फादर ऑफ इकोलॉजी इनको बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये पहले वैज्ञानिक थे जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को स्टडी शुरू किया इन्होंने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बेट। इंडिया के रेफरेंस में देखते हैं, इंडिया के रेफरेंस में डॉक्टर रामदेव मिश्रा, हम लोगों की एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के चैप्टर में सबसे पहले ही इनका फोटो बना हुआ है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जिनको इंडियन इकोलॉजिस्ट के फादर कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ द इंडियन इकोलॉजी। अब ये तीन नाम हम लोगों को याद करना जरूरी है। कौन कौन? सबसे पहले अर्नेस्ट हक्कल, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया। नंबर 2 फादर ऑफ इकोलॉजी वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और दूसरे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है? रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र को, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, 1908 से 1998 तक थे। 1984 में इनको इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बनाया गया था। फॉरेन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 1984 में। इंडिया में इकोलॉजी के इन्होंने नींव रखा। बहुत सारी इन्होंने स्टडी किया इन्वायरमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और प्लांट और एनिमल के बीच के रिलेशन के बारे में। इधर इसीलिए भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 1984 में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बनाया था। ये रामदेव मिश्र हैं
जो हमारे इंडियन के फादर ऑफ इकोलॉजी है, फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडियन। अब देखें, ये तो इकोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई जो जरूरी है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? एन ऑर्गेनिज्म रिफर्स टू लिविंग थिंग्स दैट ऑर्गेनाइज्ड structure, living things that have organized structure, can react stimuli, reproduce, grow, adapt and maintain homeostasis। ऐसा लिविंग थिंग्स है ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग्स को कहते हैं जिसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड, इनके पास अपनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो, स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो, और कैन रिएक्ट विथ स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलस हो उसके प्रति रिएक्ट करें, रिप्रोड्यूस करें। देखिए इतनी शर्तें हैं, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, एडाप्टेशन होना चाहिए, एंड मेंटेन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या है? होम्योस्टेटिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म in response to environment change। होम्योस्टेटिस, ये सब शब्द हम लोग तो जानते होंगे। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमको मालूम है, कैन रिएक्ट स्टिमुलाई के बारे में भी मालूम है, रिप्रोड्यूस के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, ग्रो के भी बारे में, एडाप्टेशन के भी बारे में। लेकिन होम्योस्टेटिस एक नया शब्द इसमें आएगा, इसमें होम्योस्टेटिस भी होना चाहिए। लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग, देन मेंटेन इट्स होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रखता है, कांस्टेंट रखता है इन रिस्पांस टू इन्वायरमेंट चेंज। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, इनकी बॉडी का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या लो हो गया तो इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, इनका इंटरनल स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहती है। इनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है जो इन्वायरमेंट के चेंज होने पे इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन हम लोगों को मालूम हो गया, एनी लिविंग थिंग्स दैट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, कैन रिएक्ट, रिप्रोड्यूस, कैन ग्रो, कैन एडाप्ट एंड कैन मेंटेन होम्योस्टेटिस। एंड होम्योस्टेटिस क्या है? होम्योस्टेटिस है मेंटेन इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी ड्यू टू द रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट चेंज। ये हो गया एक सामान्य जानकारी इकोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में। क्योंकि हमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का नाम है, इसलिए इकोलॉजी और ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन किससे कहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन की डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम व्हिच इंटरवीन गिव्स टू इंटरब्रीडिंग ऑप्शंस। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप का एक समूह है जो सेम स्पीसीज एक होनी चाहिए। पॉपुलेशन उसको बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ organism, a group of organism that can interbreed, आपस में इंटरब्रीड करें और ऑफस्प्रिंग जनरेशन में उनकी इंटरब्रीड करें और जनरेशन सेम होनी चाहिए। तीन चीजें इसमें आती हैं पॉपुलेशन में। सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, नंबर 1। नंबर 2, इंटरब्रीड, आपस में इनके अंदर इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। नंबर 3, इनकी जो जनरेशन हो वो भी आपस में इंटरब्रीड करे। दिस इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की, अब सपोज कीजिए कोई फॉरेस्ट है, उसमें पॉपुलेशन किससे कहेंगे? बहुत सारे पॉपुलेशन है इसमें। लायन के अलग पॉपुलेशन है, फ्रॉग के अलग पॉपुलेशन है, प्लांट्स के अलग पॉपुलेशन है, मतलब एक ही स्पीसीज होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज that can interbreed and reproduce his generation that also be reproduced.
located in the same area in the same time. This is the definition of the population. पॉपुलेशन में फिर से देख लें इसको, क्योंकि पॉपुलेशन अगेन एंड अगेन बार बार आता रहेगा। स्पीसीज इसमें एक होगी, एक ही स्पीसीज के ग्रुप, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप रहेंगे जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया है और एक पर्टिकुलर टाइम है, उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब इसमें भी देखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट कैन लिव इन जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete for similar resource of and potential to reproduce. Similar resource and potentially reproduce. Same species वही है, वही स्पीसीज जो वहां है वो वही है। सोर्स का सिमिलर सोर्स है जिनके पास, जिसमें कंपीट सिमिलर सोर्स एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। अब देखिए, ऑल द क्रोमैट्स well-tend, riots, abandoned in dwelling, teak wood reeds, a forest, bacteria, cultural plates. These are the population. बैक्टीरिया का, यूनिसेल का, ट्री का, लायंस का, सबके अलग अलग पॉपुलेशन है। स्पीसीज चूंकि सेम होनी चाहिए। Population ecology is an important area ecology that links ecology to the population, genetics and evolution. अब population क्या कहेंगे? It can be plants, it can be bacteria, it can be frogs, it can be lions, but species same होनी चाहिए। I hope population की डिफिनेशन हमको क्लियर हो गई होगी। देखें इसमें, ये population है, किस चीज का है? लोटस प्लांट का है। लोटस प्लांट की पॉपुलेशन ये है, क्योंकि लोटस प्लांट एक ही चीज के सब हैं। एंड अगर देखें, बैक्टीरिया ये अलग प्लांट की एक दिखाया गया है इसमें, टीक वुड ट्रीज। अब कहीं पॉपुलेशन बैक्टीरिया की भी पॉपुलेशन हो सकती है, कहीं माइक्रोब्स की पॉपुलेशन हो सकती है, माइक्रोब्स में भी स्पीसीज सेम होनी चाहिए। दिस इज द पॉपुलेशन एंड दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन। आई होप कि डिफिनेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जो हमारे सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी की बुक में है, कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में हमको पढ़ना है। एट्रीब्यूट्स मीन्स स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉपुलेशन की क्या क्या होती है। पॉपुलेशन की डिफिनीशन क्लियर हो गई तो पॉपुलेशन की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या फीचर होती हैं। बुक्स में जो बताया गया है उसमें 5 इसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। नंबर 1, बर्थ रेट। कोई पॉपुलेशन होगी तो उसमें बर्थ रेट होगी। बर्थ होता है इंडिविजुअल के लिए, लेकिन पॉपुलेशन में अगर कहा जाएगा तो उसको बर्थ रेट बोलेंगे। अगर कोई पॉपुलेशन है उसकी डेथ रेट भी होगी। अगर एक कोई इंडिविजुअल की डेथ होती है तो डेथ कहा जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन के संदर्भ में जब देखा जाएगा उसको डेथ रेट कहा जाएगा। तीसरी है सेक्स रेशियो। कोई पॉपुलेशन अगर है किसी स्पीसीज की, कोई पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल 2 होंगे। मेल और फीमेल इंडिविजुअल के लिए मेल और फीमेल अलग अलग होगा, लेकिन पॉपुलेशन के संदर्भ में इसको सेक्स रेशियो के आधार पर देखा जाएगा। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। इसी तरह से 4th है एज पिरामिड। किसी पॉपुलेशन की में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी एज क्या है। और उसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है। ये 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। दिस इज द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ एन पॉपुलेशन। 1 बाय 1 हम लोग एक एक एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम देखते हैं पहले बर्थ रेट क्या है। व्हाट इज द बर्थ रेट। एक कोई पॉपुलेशन है, सपोज कीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, ये है पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन सपोज कीजिए, इसमें बर्थ रेट क्या कहेंगे। कोई पॉपुलेशन है उसमें बर्थ होगा,
रिप्रोडक्शन होगा, देन बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद उस पॉपुलेशन में कितने बर्थ हो रही है, अगर एक इंडिविजुअल करेगा तो उसको बर्थ कहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन के संदर्भ में अगर देखेंगे, रेफरेंस में देखेंगे, तो उसको बर्थ रेट कहेंगे। बर्थ रेट की डिफिनीशन क्या है? इट रिफर्स टू पर कैपिटल बर्थ्स, पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा कितनी बर्थ हो रही है, इसकी दूसरी डिफिनीशन देखेंगे कि नंबर ऑफ बर्थ्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ 1000 इन ए पॉपुलेशन लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी लोकेशन में जो पॉपुलेशन रह रही है और किसी पर्टिकुलर समय में उस पॉपुलेशन में जो बर्थ हो रही है, उस बर्थ को हम बर्थ रेट कहेंगे। पर कैपिटल बर्थ या पर कैपिटा बर्थ इन ए पॉन्ड्स, उदाहरण के लिए देखिए, बर्थ, अगर बर्थ हो रही है, बर्थ के लिए आवश्यक है एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह से फैक्टर होते हैं इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर है पॉपुलेशन की एक एरिया है, उसका टेम्परेचर, उसका फूड स्पेस, उसमें कंपटीशन, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। स्पेस, फूड, इन्वायरमेंट के जितने फैक्टर्स होते हैं ये सब प्रभावित करेंगे बर्थ में। अगर ये सब फेवरेबल रहेंगे तो उस पॉपुलेशन में बर्थ होगी, टेम्परेचर ठीक है, इन्वायरमेंट ठीक है। दूसरा, इंटरनल फैक्टर्स कुछ होते हैं, उसका फूड, उसमें आपस में कंपटीशन, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिजास्टर्स तो नहीं है, आपस में सभी हेल्दी हैं, तभी जाके पॉपुलेशन में बर्थ होगी। ये एक्सटर्नल और इंटरनल सभी तरह के फैक्टर किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ को प्रभावित करते हैं। ये जब फेवरेबल रहेगी तभी बर्थ रेट होगी, बर्थ होगी, अदरवाइज बर्थ प्रभावित हो जाएगी। बर्थ दो तरह से होती है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब बर्थ रेट बढ़ती है, और कभी कभी कोई डिजास्टर आ गया, कोई डिजीज आ गई, कोई पेंडेमिक आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो पॉपुलेशन डाउन भी होने लगती है। इसको नेगेटिव पॉपुलेशन कहते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव, एक्सटर्नल फैक्टर प्रभावित करता है, इंटरनल फैक्टर प्रभावित करता है। एक्सटर्नल में क्या क्या है? इन्वायरमेंट के टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। इंटरनल फैक्टर में फूड है, स्पेस है, बीमारीज हैं, डिजास्टर्स हैं, ये सारी की सारी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर प्रभावित करते हैं बर्थ रेट पे। सपोज कीजिए, उदाहरण इसमें दिखाया गया, सपोज कीजिए कोई पॉन्ड्स है, उसमें 20 लोटस के प्लांट हैं और उसमें 8 न्यू प्लांट्स हो गए, तो इसका बर्थ रेट क्या होगा? अब टोटल 28 हो गए, 20 पहले से थे। कोई लोटस प्लांट है, सपोज ये है, ये पॉपुलेशन है लोटस फूल की, इसमें 20 प्लांट थे, 8 न्यू प्लांट्स हो गए, ऐड हो गए इसमें, अब टोटल हो गए 28। अब इसका अगर बर्थ रेट पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि 8 डिवाइडेड बाई 20 यानी 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। पर कैपिटा मतलब लोकेटेड एरिया में और एक डेफिनिट टाइम में जो बर्थ होगी। बर्थ रेट का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है और स्पेसिफिक टाइम है। उस स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक टाइम में जितनी बर्थ होगी उसको हम बर्थ रेट कहेंगे। इसमें स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम, इसमें देखिए पर ईयर, स्पेसिफिक टाइम क्या है? पर ईयर। स्पेसिफिक एरिया क्या है? ये तालाब है, ये यही तालाब है, इतनी ही एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक जो बर्थ हो रही है वो टोटल पॉपुलेशन से जो डिवाइड हो जाएगी तो उसको बर्थ रेट कहेंगे। पहले इसमें 20 थे, 8 ऐड हो गए, 28 हो गए, 28 हो गए। अब 28 पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? पहले 20 थी, 8 हो गई, 28 हो गई। अब 28 वगैरह हम पॉपुलेशन बर्थ रेट निकालेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 20.4, दिस इज द बर्थ रेट। ये किसी भी पॉपुलेशन की स्पेशल फीचर होती है, वहां भी बर्थ रेट होती है। बर्थ रेट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ रेट। कोई पॉपुलेशन है, उसमें डेथ भी होगी,
एक इंडिविजुअल के केस में डेथ होगी, लेकिन पॉपुलेशन के केस में डेथ रेट निकाली जाती है। डेथ कैसे होगी? फूड स्पेस, इसमें भी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया या अप हो गया, वाटर की कमी आ गई, एयर पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। ये अगर अनफेवरेबल हो जाएंगे तो डेथ रेट बढ़ेगी, डेथ होगी। इंटरनल फैक्टर क्या है? फूड की कमी हो गई, स्पेस शेल्टर की कमी हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई पेंडेमिक आ गई किसी भी पॉपुलेशन में, ये भी डेथ रेट को बढ़ा देगी। तो डेथ रेट को बढ़ा रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर डेथ रेट को बढ़ाते हैं। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जब डेथ रेट बढ़ती रहेगी, तेज हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गई। जब डेथ रेट कांस्टेंट हो जाए या ना हो तो इसको नेगेटिव। ये हो जाते हैं हमारे डेथ रेट। अब इसमें भी देखिए परमिशन, इसमें लिखा है परिभाषा फर्स्ट पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा डेथ, डेथ की परिभाषा अगर सिंपल में देखें कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ थाउजेंड्स इन ए पॉपुलेशन इन द सेम टाइम इन ए लोकेटेड एरिया। ऐसा नहीं है कि हर एरिया में देखा जाएगा, एक लोकेटेड एरिया होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम में जितनी डेथ होगी उस पॉपुलेशन को, उसको हम निकालने के बाद उसको कहेंगे डेथ रेट। क्लियर हो गया? डेथ रेट की परिभाषा क्लियर हो गई। एक स्पेसिफिक एरिया, लोकेटेड एरिया या जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक टाइम में जो डेथ होगी वो पॉपुलेशन के केस में हम डेथ रेट कहेंगे, टोटल मिला करके। अब इसमें देखिए, सपोज कीजिए फॉर इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन 40 थी, फ्रूट डाइड ड्यूरिंग वीक। 4 जो है इसमें से एक्सपायर हो गई। 40 थी, देखिए ये है एक पॉपुलेशन है, किस चीज की पॉपुलेशन है? फ्रूट फ्लाई की। ये फ्रूट फ्लाई की एक स्पेसिफिक एरिया है और इस स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पर वीक इन्होंने निकाल दिया है। आप पर वीक निकाल सकते हैं, पर मंथ निकाल सकते हैं, पर ईयर निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि किस रेट पे आप निकाल रहे हैं। इसमें पर वीक निकाला गया है कि पॉपुलेशन इसकी कितनी थी, 40 दिखाया गया है। एक वीक में 40 की डेथ हो गई। अब डेथ रेट क्या होगी? 40/4 डिवाइडेड बाई 40.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट पर वीक। ये हमारा क्या आ गया? डेथ रेट। डेथ रेट की ये ह्यूमन के केस में भी निकाला जा सकता है वैसे ही। अब आप यूनिट ऑफ टाइम क्या देते हैं? पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। अब उस पर वीक या पर मंथ, पर ईयर में स्पेसिफिक एरिया को डिसाइड करनी पड़ेगी, किस एरिया की आपको निकालना है, जियोग्राफिकल एरिया की। अब जितने मरेंगे, जितनी डेथ होगी, टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा वो डेथ रेट। दिस इज द डेथ रेट। डेथ रेट को प्रभावित करने के हमने बता दिया एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से डेथ होती है। ये हमारा ख्याल है कि आप डेथ रेट समझ में आ गए होंगे पॉपुलेशन के केस में। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सेकंड इसका जो पॉइंट्स था वो था डेथ रेट। नेक्स्ट चलते हैं, ये ह्यूमन के केस में है और ये इसका एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हमने बताया था किसी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है। पॉपुलेशन किसी भी की हो सकती है, वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो सकती है, फ्रूट फ्लाई की हो सकती है, फ्रॉग की हो सकती है, किसी ट्री की पॉपुलेशन हो सकती है। लेकिन पॉपुलेशन की स्पीसीज में सबसे पहले क्लियर हो गया था कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए। उसमें क्या होगी? मेल और फीमेल दोनों होंगे। मेल और फीमेल को जब ज्वाइंट रूप में देखेंगे, इस पॉपुलेशन के रेशियो में जब निकाला जाएगा, उसको हम सेक्स रेशियो कहेंगे। ये भी सेक्स रेशियो, ये पॉपुलेशन है सेक्स रेशियो। परसेंटेज में निकाल सकते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, 40 मेल्स, सॉरी परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं कि 60% मेल,
फीमेल 40% मेल्स 60 फीमेल्स। ये हमारी hen की है पॉपुलेशन। इसकी डिफिनीशन नंबर आर परसेंटेज ऑफ मेल्स और फीमेल्स इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ 1000 लोकेटेड इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। देखिए दोनों जगह सा रहेगा, एक लोकेटेड एरिया है, एक डिफिनिट एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में, और एक स्पेसिफिक टाइम है। उस स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक टाइम में मेल और फीमेल का जो उस पॉपुलेशन में रेशियो होता है, दैट इज द सेक्स रेशियो। आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं, आप इसको संख्या में निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1000 है, 1000 में सपोज इंडिया की पॉपुलेशन, ये hen की पॉपुलेशन है 1000 है, इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? 1000 में मान लीजिए फीमेल इसमें 500 है, 500 रेशियो 500 भाग 500 यानी 50% परसेंट में आ गया। 50% मेल 50% फीमेल। सेक्स रेशियो फीमेल और मेल का क्या है? 50%। 50/50 50 अनुपात 50, नहीं तो 60 अनुपात 40। ये परसेंटेज में निकल आएगा सेक्स रेशियो, यानी एक स्पेसिफिक एरिया के स्पेसिफिक टाइम में उस पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इन दोनों के रेशियो। इसमें भी फैक्टर वही है, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर दोनों प्रभावित करेंगे। माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाता है। कभी कभी मेल की संख्या बढ़ जाती है, जैसे इंडिया के केस में ह्यूमन पॉपुलेशन में देखेंगे तो 1000 पे कितनी फीमेल हैं? इस समय वर्तमान में 953 है, 953 है 1000 पे। लेकिन केरला एक ऐसा प्रदेश हम लोगों के यहाँ है, वहाँ पे सेक्स रेशियो बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रदेश हैं वहाँ सेक्स रेशियो गड़बड़ है, यानी किसी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो ऑन एवरेज ठीक होना चाहिए। मेल और फीमेल का रेशियो जो नंबर है वो ठीक होने चाहिए, मतलब संतुलित होने चाहिए। अगर यह संतुलित रहेगा, मेल की संख्या कम हो गई या फीमेल की संख्या कम हो गई तो इक्वोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होंगे। ह्यूमन के केस में अगर फीमेल की संख्या कम हो गई, मेल कहाँ जाएंगे? क्राइम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएगी समस्या में। इसलिए किसी भी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के रेशियो को बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है कुछ कारण से, उस कारण की सर्च करके उसको खत्म करने की जरूरत होती है, और जिससे उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो ठीक रहे। दिस इज द परसेंटेज ऑफ सेक्स रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं, एज पिरामिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखेंगे, अक्सर पूछा जाता है किसी भी पॉपुलेशन में एज क्या होती है, एज कैसे निकाला जाता है। डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, और उसके बाद सेक्स रेशियो हो गया। तीसरा आ गया हमारा एज पिरामिड। एज क्या होती है, एज निकालने के लिए देखिए किसी पॉपुलेशन में 3 तरह से डायग्राम दिखाए गए हैं। एक होता है किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह की ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक इनकी संख्या होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दूसरी की होती है रिप्रोडक्टिव, और तीसरी होती है प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में चाइल्ड आ जाएंगे, इसमें आएंगे चाइल्ड रिप्रोडक्टिव, एडल्ट आ जाएंगे एडल्ट, और इसमें आ जाएंगे ओल्ड। ये 3 तरह के हो गए। प्री रिप्रोडक्टिव में चाइल्ड हैं और उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव में केवल एडल्ट हैं, इन्हीं का रिप्रोडक्शन होगा। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ओल्ड हो गए, वो भी रिप्रोडक्टिव नहीं करेंगे। तो 2 तरह के तो एक्सपायर हो गए किसी पॉपुलेशन में, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। चाइल्ड और ओल्ड ये एक्सपायर हो गए, तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा नहीं, केवल एडल्ट में ही रिप्रोडक्शन होगा। इसी तीनों को देख करके देखिए बनाया गया है फिगर। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो ग्रोइंग है,
जिसको एक्सपेंडिंग कहते हैं, ये हमारा जो है वो बढ़ रहा है पारा। एडल्ट जो है यहां पे ज्यादा है। उसके बाद देखें, जहां पे एडल्ट की संख्या ज्यादा होगी वहां पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहां पे क्या होगा, एक्सपेंडिंग, इस तरह से एक्सपेंडिंग टाइप का हो गया है। जहां पे एडल्ट की संख्या कम होगी या एडल्ट और प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में बैलेंस रहेगा, वहां को क्या कहेंगे, स्टेबल। वहां की पॉपुलेशन जो है बैलेंस रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और जहां पे ये डिक्लाइन हो जाएगी, कहां पे, जहां पे ये हमारे कम हो जाएंगे, डिक्लाइन देखिए, यहां पे ओल्ड और चाइल्ड की संख्या कम हो गई, ओल्ड एडल्ट की संख्या कम हो गई। देखिए एडल्ट की संख्या कम हो गई, इधर ओल्ड की संख्या बढ़ गई, यहां डिक्लाइन हो गई। तो ये होता है, ये ग्राफ को देखने की जरूरत है। इसी से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन एज हो गई, तीन तरह के, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। ग्रोथ स्टेटस है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, यहाँ पे स्टेबल है, और यहाँ पे पॉपुलेशन डाउन कर रही है। जहां पे एडल्ट की संख्या कम होगी वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एडल्ट ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्री और पोस्ट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, इनसे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ये हो गया, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेन एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द गिवन एज और एज ग्रुप प्लॉटेड पॉपुलेशन। ह्यूमन के केस में एज पिरामिड से है, ह्यूमन के केस में दिखाया गया एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल एंड फीमेल्स इन ए कंबाइंड डायग्राम में दिखाया गया है। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बढ़ रही है, इसमें स्टेबल है, इसमें डिक्लाइन है। इन द केस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एज के बारे में क्लियर हो गया होगा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का एज। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे हम लोग। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ए स्पीसीज पर यूनिट एरिया और पर वॉल्यूम। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, साइज और डेंसिटी। डेंसिटी की परिभाषा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी की परिभाषा जरा देख लीजिए आप। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के संख्या के मेजर करता है। इट इज डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द लिविंग विदिन ए स्पेसिफिक एरिया टू डिटरमाइन। Population density is the number of the individuals is divided by size of the area. Number of people residing in a square kilometers या population density. Population density is equal to number of people and area. किसी पर्टिकुलर एरिया में उसका पहले एरिया निकाली जाती है, कितनी एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, और उसमें पॉपुलेशन कितनी है। उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आएगी। सपोज कीजिए कोई पॉपुलेशन है, यहाँ एक पॉपुलेशन है, ये सपोज कीजिए पॉपुलेशन है यहाँ, या ये समझ कीजिए क्लेमाइडोमोनाज की कोई पॉपुलेशन है। अब इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्पेसिफिक एरिया का एरिया निकालेंगे। इसकी एरिया कितना है, कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें भी निकालना हो निकाल लीजिए आप। उसके बाद इसमें पॉपुलेशन कितनी है, जब एरिया से पॉपुलेशन को भाग दे देंगे तो जो आएगा वो पर किलोमीटर या पर मीटर या पर स्क्वायर मीटर जो भी आएगा वो उसकी डेंसिटी हो गई। क्लियर? सबसे पहले एरिया, देन पॉपुलेशन, कितने लोग हैं वहां। सपोज कीजिए है, इसमें एरिया निकालिए किलोमीटर में, देखिए इसमें निकाला गया किलोमीटर में, और पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा
डेंसिटी। क्लियर? अब ये माना जाएगा कि पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। ये डेंसिटी दो तरह से होती है, एक क्रूड डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी एक होता है क्रूड, CRUDE, क्रूड डेंसिटी, और दूसरा होता है स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी दो तरह से निकाली जाती है। देखिए, किसी एरिया में अगर हम देखेंगे तो कुछ जगह रहता है आदमी, कुछ जगह खाली, कुछ एरिया खाली रहती है। सपोज ह्यूमन के केस में देखिए, गांव है, बस्ती है, शहर है, लेकिन बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे खेत हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। वहां तो पॉपुलेशन नहीं रहती। पॉपुलेशन तो वहां रहती है, लेकिन पॉपुलेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो क्रूड है, क्रूड डेंसिटी निकालने के लिए टोटल एरिया निकाल ली जाएगी, चाहे वहां कोई पॉपुलेशन हो या ना हो, फिर भी टोटल एरिया निकाल ली जाएगी और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकल आएगी। इसको कहेंगे क्रूड डेंसिटी। टोटल स्पेस निकल जाएगा, उस एरिया की टोटल एरिया निकल जाएगी, चाहे वहां हो या ना हो। क्रूड डेंसिटी क्लियर हो गई। दूसरा है हमारा स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें जहां लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन एक्चुअल में जहां रहती है, केवल वहीं की एरिया निकाली जाएगी, सब जगह की नहीं, और वहां की पॉपुलेशन निकाली जाएगी। फिर टोटल एरिया को प्लस करके, टोटल पॉपुलेशन को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक, या इसको कहेंगे हैबिटेट स्पेस। स्पेसिफिक एरिया में हैबिटेट स्पेस निकाला जाएगा और इसमें टोटल स्पेस निकाला जाएगा। यानी क्रूड डेंसिटी में टोटल स्पेस निकलेगा, चाहे वहां कोई पॉपुलेशन हो या ना हो, लेकिन स्पेसिफिक में वही एरिया निकाली जाएगी जहां पे पॉपुलेशन है, लैंड है, पहाड़ है, नदी है, एग्रीकल्चरल लैंड है। उसको, उस एरिया को हम नहीं नापेंगे, वही उसी एरिया को नापेंगे जहां पे पॉपुलेशन है। दो तरह से हो गई। क्लियर? एक क्रूड, टोटल एरिया निकाल ली जाएगी, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होगी। दूसरा है इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक, हैबिटेट एरिया को निकाली जाएगी और वहां की पॉपुलेशन निकाली जाएगी। सपोज कीजिए ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया सपोज कीजिए, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब इतने लोग यहाँ पर पॉपुलेशन है, बकिया इस बीच में नहीं है, लैंड है, पहाड़ है, नली है, तो इस एरिया को नहीं निकालेंगे, केवल इस एरिया को निकालेंगे, इस एरिया को निकालेंगे और यहाँ के पॉपुलेशन निकाल के डिवाइड करेंगे। ये हो हमारा स्पेसिफिक। लेकिन क्रूड में टोटल एरिया निकाल लेंगे, टोटल पॉपुलेशन निकाल लेंगे। दो तरह से हो गई। आई होप कि क्लियर। एक इसमें और आता है पॉपुलेशन डिस्पर्सन। पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या है? पॉपुलेशन डिस्पर्सन मतलब पॉपुलेशन कहाँ वितरण है, कहाँ कहाँ रह रही है। ये दो तरह से होती है, तीन प्रकार की होती है। एक होती है रैंडम डिस्पर्सन। पहला होता है, यही लिख लेते हैं, पहला होता है रैंडम डिस्पर्सन। रैंडम डिस्पर्सन में क्या होता है? रैंडमली पॉपुलेशन रहती है, यहां वहां, एक दूसरे से रिलेशन कम रहता है, दूरियां कभी नजदीक हो गई, कभी ज्यादा हो गई, रैंडमली पॉपुलेशन रह रही है। इसको कहते हैं रैंडम डिस्पर्सन। ये प्रायः प्लांट के केस में होता है, ये सामान्यतः कम होता है। दूसरा होता है रेगुलर डिस्पर्सन। रेगुलर बसे हुए हैं लोग, रेगुलर हैबिटेट, रेगुलर पॉपुलेशन है, ये भी सामान्यतः नहीं होती। दूसरा रेगुलर डिस्पर्सन। और एक तीसरा होता है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। तीसरा होता है क्लम्प डिस्पर्सन। समझने के लिए इसको समझ लें, क्लम्प डिस्पर्सन, इसमें आदमी ग्रुप में रहता है, पॉपुलेशन इसमें ग्रुप में रहेगी, रैंडम में रैंडमली रहेगी।
एक दूसरे से रैंडम है, दूरी है, नजदीक भी है, दूरी भी है, रैंडम है। रेगुलर में निश्चित दूरी है, इसमें भी सामान्यता नहीं होता है। रैंडम में, रेगुलर वाले में जब कोई आर्टिफिशियल ढंग से प्लानिंग होती है, मान लीजिए प्लांट लगाया जा रहा है, फॉरेस्ट्री हो रही है, एक डेफिनिट दूरी में प्लांट लगाए जा रहे हैं, या कोई कॉलोनी बस रही है, एक डेफिनिट एरिया में बसाई जा रही है, इसमें आर्टिफिशियल होता है, किसमें, रेगुलर में। बट नेचुरली रैंडम और ये रेगुलर नहीं होती है। नेचुरली कौन सा होता है, क्लम्प, जहां पे समूह में, ग्रुप में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप में है। जो 3 तरह से पॉपुलेशन का डिस्पर्सन होता है। पहला क्या है, रैंडम, दूसरा क्या है, रेगुलर, और तीसरा क्या है, क्लम्प डिस्पर्सन। ये हो गई हमारी पॉपुलेशन की डिस्पर्सन। पॉपुलेशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे, पॉपुलेशन के मेजरमेंट को कैसे करेंगे, मेजरमेंट, पॉपुलेशन का मेजरमेंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेजर्स। एक तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, दूसरा इनडायरेक्ट एस्टिमेशन होता है, या प्लग मार्क। सपोज कीजिए मछली है, फिश है, इसकी पॉपुलेशन को कैसे मेजर करेंगे, इसकी पॉपुलेशन में कितनी मछली है, इसके लिए ट्रैप होता है, एक ट्रैप पर ट्रैप। एक ट्रैप किसी झील में, किसी तालाब में, किसी पोखरे में, वहाँ की मछलियों को अगर मेजर करना होगा कितनी मछली हैं, तो ऐसा नहीं गिना जा सकता। ट्रैप, जाल से डाल देंगे, एक जाल ट्रैप को डाल करके वहाँ की मछली को निकाल के गिन लेंगे, फिर पूरी एरिया को देख लेंगे, पूरी एरिया कितना है, इसी से उसका रिलेटिविटी पॉपुलेशन निकाल लेंगे। इसको कहेंगे हम रिलेटिव पॉपुलेशन। और दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट मेजर। इनडायरेक्ट, जैसे कोई लायन है नेशनल पार्क में, मान लीजिए किसी लायन की, किसी टाइगर की पॉपुलेशन अगर हमें नापना हुआ, देखना हुआ, कितनी मेजरमेंट करना हुआ पॉपुलेशन को, तो किसी लायन को गिनने तो नहीं जा सकता, किसी टाइगर को नहीं गिना जा सकता, फॉरेस्ट में है, जो गिनने जाएगा उसी को दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, पग मार्क या फीकल पैलेट्स, वहां पे देखते हैं जो पैर पड़ते हैं उसको, या उसके फीकल मैटर को, फीकल पैलेट्स जो होते हैं, इसी के बेस पे इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं कितने इसमें टाइगर या लायन होंगे। एक तो रिलेटिव पॉपुलेशन, दूसरा इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। 2 तरह से है। बकिया जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर कितनी हुई, कितनी है, तो डोर टू डोर गिना जाता है, घर घर जाकर के गिनते हैं, एरिया वार, उसमें भी बांटते हैं, एरिया वार, जोन वार। लेकिन एनिमल के केस में जंगल में बहुत सारे हैं, कहाँ तक गिना जाएगा। वहां पे जो है रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी और इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन स्पेशली डेंजरस एनिमल जो होते हैं, इस तरह से पॉपुलेशन को मेजरमेंट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई क्लियर, पॉपुलेशन डिस्पर्सन हो गया, रैंडम, रेगुलर एंड क्लम्प। पॉपुलेशन का मेजरमेंट कैसे हुआ, और पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें 3 चीजें हैं, पॉपुलेशन डिस्पर्सन, दूसरा पॉपुलेशन का मेजरमेंट, तीसरा पॉपुलेशन डेंसिटी। तीनों क्लियर हो गई, मेजरमेंट, डिस्पर्सन, तीनों हमने बता दिया। फिर से देख ले, डिस्पर्सन 3 प्रकार के, रैंडम, रेगुलर और क्लम्प। मेजरमेंट, रिलेटिव एंड इनडायरेक्ट, और एक डायरेक्ट भी होता है। डेंसिटी, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये भी 2 तरह से है, एक क्रूड है, दूसरा स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल है। क्रूड में टोटल एरिया निकाल लेंगे और पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल में हैबिटेट एरिया ही निकालेंगे, फिर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। यही दोनों मंत्र है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दिस इज द पॉपुलेशन, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने 4 चीजें पढ़ाई। इकोलॉजी क्या होती है,
दूसरा हमने बताया आपको ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तीसरा पॉपुलेशन की डिफिनीशन, चौथा पॉपुलेशन के चारों एट्रीब्यूट्स और चारों की डिफिनीशन। तो आई होप कि पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट्स और इकोलॉजी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।